Hello everyone. In this topic, we're gonna learn about a very important concept and that is calcineurin pathway. Calcineurin pathway एग्जैक्टली में होता क्या है? तो बेसिकली जब टी सेल का एक्टिवेशन होता है देन उसके बाद में सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन को ही हम कैल्शिन्यूरिन पाथवे कहते हैं। अब ये सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होता है, इसके मैकेनिज़्म क्या क्या है, इसको हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले टी सेल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए वी नीड द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स, राइट। तो एक यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या एंटीजेंस हैं। ठीक, अब ये जो एंटीजन हैं, ये जो एंटीजेंस हैं ये एक तो सेल्फ एंटीजन हो सकते हैं। ठीक है, एक तो सेल्फ एंटीजन हो सकते हैं, दूसरा ये हो सकते हैं फॉरेन एंटीजेंस। ठीक, ये सेल्फ एंटीजन हो सकते हैं या फॉरेन एंटीजन हो सकते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या, अगर सेल्फ एंटीजन रहा तो क्या दिक्कत हो सकती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है ना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। वही फॉरेन एंटीजन रहा तो अच्छी बात है भाई, हमें तो फॉरेन एंटीजन को मानना है क्या, फॉरेन एंटीजन हैज़ टू बी किल्ड, राइट। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है इसी एंटीजन को क्या करते हैं, इस पे एक्ट करते हैं एंड इनको इनगल्फ करते हैं। तो ये जो एंटीजन है इनको इनगल्फ किया जाता है और उसके बाद में ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं इनगल्फ करने के बाद में क्या करेगा, एक तो इनगल्फ कर रहा है, इनगल्फ करने के बाद में प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, क्योंकि जो एंटीजन है ये कंप्लीटली, इसका कंप्लीट पार्ट, एक कंप्लीटली बोल सकते हैं, कंप्लीट पार्ट बोल सकते हैं। इसका जो कंप्लीट पार्ट है वो ऐसा तो नहीं कि ये टी सेल को एक्टिवेट कर, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके कुछ ही पार्ट होते हैं जो कि टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर सकते हैं, उसी को ही तो प्रेजेंट करना है क्या, उसी को ही प्रेजेंट करना है। ठीक है, बाकी किसी और को प्रेजेंट नहीं करना है। अब ये जो प्रेजेंटेशन इसका होता है ये लिंक्ड होता है किससे, MHC कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, मेगा हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ये 2 टाइप का होता है, MHC आर ऑफ 2 टाइप। ठीक है, MHC आर ऑफ 2 टाइप। ठीक है, MHC1 एंड MHC2। अब ये जो MHC1 है ये लिंक्ड होता है CD8 से और MHC2 है वो CD4 से। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखो यार, CD8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, रूल ऑफ 8 याद रखना है। CD4, ठीक है, CD4 इंटू 2 इंटू 8। तो यहाँ पे रूल ऑफ 8 याद रखना है, समझ रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब देखो ये जो MHC है जो कि लेट सपोज इसने कोई एंटीजन को नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, इसने कोई एंटीजन को क्या किया, एंटीजन को इनगल्फ किया, उसके बाद MHC को दे दिए। जैसे ही MHC को दिया गया तो MHC ने इस एंटीजन को टी सेल को
टी सेल को दिया, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर जो ये एंटीजन था जो अंदर में था इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के, वो अब एमएचसी के पास में आ गए हैं। अब ये जो एमएचसी है वो इस टी सेल को देने वाला है, ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाले पार्ट, ये वाला जो है वो हमारा जो है क्या है, एंटीजन है, ठीक है, जिनको प्रेजेंट करना है। अब जैसे ही टी सेल जो है उनके पास में टी सेल रिसेप्टर है, इसको बाइंड करता है। CD3 जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से बाइंड करता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर टी सेल का एक्टिवेशन हो जाता है एंटीजन को देखने के बाद में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टी सेल्स के अंदर में एंजाइम होता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही ये बाइंड करता है किसके साथ में, इस एंटीजन के साथ में, कौन, टी सेल रिसेप्टर। तो ये जो फॉस्फोलाइपेज सी है ये एक्टिवेट हो जाता है, और फॉस्फोलाइपेज सी जब एक्टिवेट होता है तो खुद के मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट PIP2 है, खुद के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो PIP2 है जिसका नाम है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट। अब PIP2 क्या करता है, ये ब्रेक हो जाता है। PIP2 ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट्स में, एक को कहते हैं IP3 और दूसरे को हम कहते हैं DAG, ठीक है। एक को कहते हैं IP3 और दूसरे को कहते हैं DAG। DAG मतलब होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में ये ब्रेक हो गया ना। अब जो IP3 है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है, वो क्या करता है, वो यहाँ पे जो प्रेजेंट कैल्शियम चैनल्स हैं उसको एक्टिवेट कर देता है। तो ये क्या करता है, उसको एक्टिवेट कर देता है, किसको, कैल्शियम चैनल को। अब ना क्या होता है कि ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये बाहर से मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अंदर आने लग जाता है ये कैल्शियम। अब जैसे ये कैल्शियम आता है, ये कैल्शियम जो है वो कैल मॉड्यूलिन के साथ में बाइंड हो जाता है। ये जो कैल मॉड्यूलिन के साथ में बाइंड हो गया, अब कैल मॉड्यूलिन के साथ में बाइंड होने के बाद में एक एंजाइम जिसका नाम है कैल्सीन्यूरिन, क्या नाम है, कैल्सीन्यूरिन, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसको एक्टिवेट कर देता है। अब ये जो कैल्सीन्यूरिन एक प्रकार का एंजाइम है, तो ये किसी पे काम करेगा, राइट। तो क्या होता है कि एक फैक्टर रहता है जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स। न्यूक्लियर फैक्टर मतलब क्या, ये न्यूक्लियस के अंदर में जाने वाला है, ठीक है। एक्टिवेटेड टी सेल्स मतलब क्या, ये एक्टिवेटेड टी सेल से ही प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो अब ये जो न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स हैं, ये जो मतलब इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, ठीक है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। और ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में क्यों है, क्योंकि ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है, ठीक है। अगर NF80 फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में रहेगा वो इनएक्टिवेटेड रहेगा, और जैसे ही वो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होगा तब वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये अब एक्टिवेट हो गया है, ठीक। जैसे ही ये एक्टिवेट हो गया फिर ये न्यूक्लियस के अंदर में जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर में आपको पता ही है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर में इस तरीके से, ठीक है, DNA प्रेजेंट रहते हैं और DNA में पर्टिकुलर लोकस पे जीन प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो NAFT आया यहाँ पर है, वो कौन से जीन पे काम करता है, तो ये इंटरल्यूकिन
2 जीन पे काम करेगा, ठीक है, इंटरल्यूकिन 2 जीन पे काम करेगा। और इंटरल्यूकिन 2 जीन पे जैसे काम करता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन कराता है, ट्रांसलेशन कराता है, एंड फाइनली एक प्रोटीन जिसको कहते हैं इंटरल्यूकिन 2 बनाता है, जो कि एक रिसेप्टर जिनका नाम है क्या, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर, उस पर काम करता है। तो यहाँ पे जाके ये काम करेगा, समझ रहे हो, तो ये यहाँ पे आके काम करेगा। इनका नाम क्या है, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर। अब जैसे ही इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर पे काम करता है ना, तो क्या होता है कि ये एमटोर को एक्टिवेट कर देता है। अच्छा जी, ये एमटोर होता क्या है, तो एमटोर मतलब होता है मेमेलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन, इसको कहते हैं। देखो, रैपामाइसिन एक ड्रग है, ठीक है, ड्रग है, मैक्रोलाइड है बेसिकली। तो ये एक जो ड्रग जिसका नाम है सिरोलिमस, क्या नाम है, सिरोलिमस, उसी को कहते हैं रैपामाइसिन। और जो सिरोलिमस है बेसिकली एमटोर पर ही काम करता है, और एमटोर प्रेजेंट रहता है मैमल्स में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि ह्यूमन बींग खुद क्या है, एक मैमल है, उस पर काम करता है ना। जब एमटोर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है ना, तब ये एक्चुअली में एमटोर क्या करता है, एमटोर टी सेल्स प्रोलिफरेशंस कराता है, टी सेल्स प्रोलिफरेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ मैंने एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस, ठीक है, मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, लैंगरहैंस सेल्स हैं, जो कि बेसिकली स्किन्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये स्किन में प्रेजेंट रहता है, स्किन में, ठीक है। और जो यूजुअली प्रेजेंट रहता है वो मैक्रोफेजेस डेंड्राइटिक सेल्स रहते हैं, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डिफरेंट जो जगह है, जैसे कि कैल्शियन्यूरिन, यहाँ पे कौन सा ड्रग काम करता है, ठीक है, जैसे कि एमटोर पे कौन सा ड्रग काम करता है, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर पे कौन सा ड्रग काम करता है। मतलब ये जो ड्रग्स होते हैं ना, बेसिकली क्या करेंगे, ये कैल्शियन्यूरिन को इनिबिट कर देंगे, ठीक है, इसका एंटागोनिस्ट जैसे काम करेंगे। तो अगर ये एंटागोनिस्ट जैसे काम करेंगे मतलब टी सेल के प्रोलिफरेशन को कम कर देंगे। अगर टी सेल का प्रोलिफरेशन कम होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर इम्यूनोसप्रेशन हो जाएगा, ठीक। और इम्यूनोसप्रेशन हम क्यों कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट करना है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि काफ़ी सारे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हमें क्या करना है, ट्रीट करना है। सो वी नीड several kinds of drugs acting on this pathway, right? I hope you got this.